अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। और आज की अपडेट सिर्फ आज अब इस वक्त तक इतनी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेक्निकल लेवल टॉक्स हो रही हैं उसका पहला राउंड कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। अगले हफ्ते उसका दूसरा राउंड होगा। अभी तक कोई बड़े स्पॉइलर नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्पॉइलर नहीं आएंगे, यकीनन आएंगे, लेकिन अब तक सब सेट ही चल रहा है। अच्छा, पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने बात की है कि क्या पाकिस्तान अमन तो कायम हो गया है, लेकिन क्या इस अमन का डिविडेंड, पीस डिविडेंड जिसको हम कह रहे हैं, वो हम हासिल कर सकेंगे या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स अभी से ही नज़र आ रहे हैं। हमारे तक ट्रिकल डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि अब आलमी मंडी में तेल $70 से नीचे आ गया है। इसके साथ साथ बार्कलेज, जो बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूके की, उन्होंने अपने सार्फिन को सिफारिश की है कि आप पाकिस्तान के डेट बॉन्ड्स को ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। क्यों अट्रैक्टिव लग रहे हैं? क्योंकि एक तो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में कुछ हद तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम देख रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व स्टेडी हैं, महंगाई कमो पेश काबू में ही है, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान को लोन्स जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फंडिंग जिसे कहते हैं, उसके भी मिलने के पूरे इम्कानात हैं। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात की है कि सूबा बलूचिस्तान को बिलखसूस क्या फ़ायदा हो सकता है ईरान के ओपनिंग के बाद। पाकिस्तान आलमी ट्रेड रूट्स में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बंदरगाहों के बारे में, ट्रांसशिपमेंट कारोबार के बारे में, इसको कैसे सस्टेन किया जाए। लेकिन उससे पहले, अब आप किसी से भी बात करें आजकल तो दो सवाल ज़रूर आते हैं ईरान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। एक कि ईरान एक तेल पैदा करने वाला मुल्क है, ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में हमेशा ही तेल की डिमांड रहती है, तो जो ईरानियन क्रूड है वो क्या हमारे काम आ सकता है, इस पर ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है। और दूसरी बात कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, अब सब यही कह रहे हैं कि इसको बस बनाओ, लेकिन अगर हमने इसको बना लिया या अपने साइड जो हमने कंप्लीट कर ली, तो क्या वाकई ही जो इससे गैस मिलेगा वो सस्ता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेयर टू जो हमें कतर से LNG मिल रही है। ये सवालात हैं और इनके जवाब की तलाश करने के लिए हमने आज मदद ली है अमार हबीब खान साहब की, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमार, वेलकम टू द शो। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या सुन रहा हूं, आप मुझे बता दें कि ये सही है या गलत है। 2010 तक पाकिस्तान की कुछ रिफाइनरीज ईरानियन ऑयल इंपोर्ट भी करती थी और उसको रिफाइन भी करती थी, और फिर जाहिर है कि जब सैंक्शंस रजीम लगी तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया। इस वक्त मुझे जो सुनने को मिल रहा है कि जो ईरानियन क्रूड है उसका ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर फ़ायदा नहीं है तो क्यों नहीं है? सच नहीं है, मगर एक और बात ये भी है कि ईरान से जो डीजल आता है वो तो आज से नहीं आते, पिछले 5-6 साल से काफी डीजल आ रहा है। तो मतलब क्रूड नहीं आएगा, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, वो तो वैसे भी आ रहा है। तो उसमें बेसिकली होगा ये कि जो स्मगलिंग के थ्रू आ रही थी चीज, वो डायरेक्ट लीगल चैनल की परहैप्स थ्रू आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो ओवरऑल मतलब वो आपके इम्पोर्ट बिल में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मगर अगर हम ये चाहते हैं कि जी क्रूड इम्पोर्ट करके उसको रिफाइन करें, वो बिल्कुल अभी पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, वो क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि ईरानियन क्रूड से सिर्फ फर्नेस ऑयल ही बन सकता है और हमारी जो पावर मिक्स है अब उसमें फर्नेस ऑयल की ज़्यादा कोई जगह नहीं बनी। क्या ये वजह है? फर्नेस ऑयल की तो बिल्कुल भी जगह नहीं बनी, और हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो उनकी जो है लेट्स से कि अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनकी वैल्यू इतनी इंप्रूव नहीं हुई है कि वो फर्नेस ऑयल के अलावा कुछ बना सकते हैं। जो भी क्रूड जो है वो रिफाइन करते हैं उसमें एक अच्छा खासा कंपोनेंट एक फर्नेस ऑयल का होता है, जो कि फर्नेस ऑयल क्योंकि लोकली इस्तेमाल नहीं होता तो हमें वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और एक्सपोर्ट भी बहुत कम दामों पर होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ममालिक अब ऐसे हैं जो कि फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सबने इस्तेमाल करना छोड़ दिए। तो अगर हमने क्रूड ऑयल इस्तेमाल करना है ईरान का, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो सारी रिफाइनरीज हैं वो उनको एक अपग्रेड करनी पड़ेंगी वो सारी। अच्छा, उनको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा भी है या इट्स बेटर टू जस्ट यूज़ जो सोर्सेज हमें मिल रही हैं अभी तक? डायरेक्ट प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है आई थिंक वो कर लें। देखें तेल का जो वक्त है कम ही हो रहा है, चीज़ें इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं, गाड़ियां भी उसी पे जा रही हैं स्लोली एंड स्टेडली। अगर आप पाकिस्तान में तेल की डिमांड भी देखें तो वो बढ़ी नहीं है ओवर द लास्ट 5-6 या पिछले 5-6 साल में एक स्टैटिक लेवल पर ही रही है। अच्छा, अब जो बड़ा सवाल जो सब पूछ रहे हैं, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जो एक ज़माने में ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन थी, लेकिन जाहिर है वो दिन गुजर गए हैं।
हर बंदा यही कह रहा है आजकल, हमारे जब भी हमारे से किसी से भी बात होती है, क्या इसको जल्दी जल्दी बनाएं ताकि पाकिस्तान ईरान के गैस का फ़ायदा उठा सके। अब इसकी क्या फीजिबिलिटी, प्रैक्टिकल फीजिबिलिटी क्या नज़र आ रही है? एक तो आर्बिट्रेशन भी हुई थी, उसमें शायद ईरान को हमने कुछ अवार्ड भी देना था। अब इस सारी सूरत हाल में क्या लाइकलीहुड है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को मुकम्मल करने की, और करने की ज़रूरत भी है या नहीं? देखिए, करने की जरूरत तो बिल्कुल है, मगर दो तीन चीजें इसमें मद्देनजर रखना जरूरी है। एक ये है कि तकरीबन 18 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान ने ईरान को देने, क्योंकि ईरान पाकिस्तान ने टाइम पे जो है वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं कर रही थी। सबसे पहले जो इस इशू को रिजॉल्व करना है। दूसरा इशू ये है कि अभी जो उसकी कीमत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पाइपलाइन भी डालेगी उसकी तकरीबन 2.5 से 3 अरब डॉलर सिर्फ उसी की कॉस्ट आएगी। फिर जो मॉलिक्यूल ईरान से आएगा उसकी कॉस्ट होगी, तो वो आपके यहाँ पहुंचते पहुंचते इस मुल्क में उसकी कॉस्ट तकरीबन $13 पर MMBtu हो जाएगी। जो हम LNG इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 10 से 11 डॉलर की हम कर लेते हैं, और तो $13 में कोई चीज़ इंपोर्ट करने का सेंस एज सच नहीं बनता है। हाँ, अगर ये हम नेगोशिएट करके पीस डिविडेंड या इकोनॉमिक डिविडेंड में नेगोशिएट करके $5-6 तक ले आते हैं, फिर इसके ज़रूर बारे में ये चीज़ आती है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो इंटरनल गैस का प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो ही बहुत जो है हैबतनाक है, जिसको मैं बोलूंगा, क्योंकि हम सही तरह उस चीज़ को प्राइस नहीं करते। $13 की चीज़ या $11 की चीज़ इंपोर्ट करके उसको 3 या 4 डॉलर में बेच रहे होते हैं। तो इससे नुकसान नहीं होगा टिल द टाइम हम इंटरनल अपने रिफॉर्म्स ना करें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी अगर हम प्रेजेंट पिक्चर देखें तो फॉर द टाइम बीइंग कतर की LNG हमारे लिए ज़्यादा फीजेबल लग रही है एज अपोज टू ईरान पाइपलाइन का गैस। ये बात दुरुस्त? देखिए, बात सारी ये है कि वेयर डू यू सी, हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं ये 1 साल या 2 साल के लिए नहीं होते, ये 20, 25, 30 साल के लिए होते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो अगले 20 साल में 30 साल में 5 गुना हो या 7 गुना हो, तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो कम है। आपको जितना मॉलिक्यूल ले सकते हैं आपको चाहिए, आपको जितना इलेक्ट्रॉन लेना है वो चाहिए। असल चीज़ ये है कि आप वो किस कीमत पे लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है वो इस्तेमाल किधर करते हैं। अगर वो ही आपने ले के घरों में चूल्हा जलाना शुरू कर दिया और उसको ज़ाया करना शुरू कर दिया, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जैसे हमने एक तरह से CNG का किया था अपने गैस रिजर्व्स के साथ। CNG का करा था, अभी भी कर रहे हैं। हर चीज़ का बेसिकली उसमें यही होता है ना कि क्या कोई हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है जिसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल गैस ले लें, मगर उसके साथ अब बेताशा जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है उसको भी लगाएं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करें, तब जाके वारे में आएगी। वो लेके हमने घरों में अगर जला देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है वसत, कोई और सवाल आपका? नहीं, थैंक यू वेरी मच अमार। तो ये तो गैस की बात, और अगेन सारी बातें एक घूम फिर के एक ही मुद्दे पर आती हैं कि यार कोई आपने ओवरऑल पॉलिसी बनाई है, या यही है कि यार अगले 24 घंटे निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, बात यह है कि मज़ेदार बात है, अगर मैं अम्मार की बातें जो हैं वो मान लूँ सब, कितनी मज़ेदार बात है कि हमें कितना जोश है और कितना अरमान है कि यार ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा इसी में बस नहीं है, सेंट्रल एशिया से उज़्बेकिस्तान से टैपी जो है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते आनी चाहिए। तो बात वही है कि ठीक है, इधर से भी गैस आ गई, इधर से भी गैस आएगी, करेंगे क्या उसका? ये बिल्कुल वही बात है कि 40-45 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी है। हाँ है, हम इस पे खुश हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारी कंजम्पशन है वो 18 से 25 के दरमियान फ्लक्चुएट करती रहती, 25,000 मेगावाट के दरमियान। बाकी के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो शौक़ तो हमें बहुत है कि इधर से भी इकट्ठा करने, बिजली भी गैस भी फलाना, ये नहीं पता करेंगे क्या। अच्छा, ये हमारा जो है नेशनल DNA है, पावर जितनी आ जाए कम है ना, आ गई, उसके बाद उसका करना क्या ये नहीं पता, ये नहीं है। तो ये है हमारे साथ मसला। ये तो है, इसलिए कहते हैं कि बैटरी पैक होना चाहिए ताकि पावर स्टोर कर ले बंदा। बहरहाल ये तो हुई ऑयल एंड गैस की बात। एक वक्फा लेते हैं और फिर थोड़ी सी पोर्ट्स और ट्रांसशिपमेंट की बात करते हैं।